दोस्तों, मेरा मानना है कि जब एक महिला सशक्त होती है तो वह सिर्फ अपना भविष्य ही नहीं बदलती, बल्कि वह अपने भविष्य के साथ अपने परिवार के भविष्य को भी बदलने की ताकत रखती है। जब एक महिला सशक्त होती है तो वह अपने समाज को मजबूत करती है। और शायद यही कारण है कि वर्तमान की जो भारत सरकार है, यह महिलाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं को लॉन्च कर रही है। और जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो तो भारतीय जीवन बीमा निगम की अहम भूमिका बढ़ जाती है। मुझे यकीन है कि आपको भी यह पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से बीमा सखी नाम की एक योजना लॉन्च की थी। इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि यदि कोई महिला इस योजना के तहत LIC को ज्वाइन करती है तो उसको हर महीना 7,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। तो दोस्तों, यह एक बहुत ही कमाल की योजना है और आज की यह जो वीडियो है यह इसी योजना के विषय में पूरी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए पब्लिश की जा रही है। तो अगर आप एक महिला हैं और आप अपने लिए रोजगार की तलाश कर रही हैं, या फिर आपने बीमा सखी योजना के तहत जीवन बीमा कारोबार शुरू किया है, तो बीमा सखी योजना का नियम क्या है, इसकी शर्तें क्या हैं, खास तौर से जो LIC का सर्कुलर है वह सर्कुलर इस योजना के लिए क्या कहता है, आज की इस वीडियो में डिटेल में हम इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप इस जानकारी को चाहती हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। लेकिन इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, एक छोटा सा अनुरोध आपसे करना चाहता हूं। अनुरोध यह है कि आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में इतना कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारी इस वीडियो को भारत के किस प्रदेश से और किस जिले से देख रही हैं। चलिए, अब आपके समय को नुकसान किए बिना सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि इस वीडियो की विषय वस्तु क्या है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि यह बीमा सखी योजना है क्या और बीमा सखी योजना को और किन किन नामों से जाना जाता है। इसके बाद हम जानेंगे कि बीमा सखी योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है, यानी कि अगर कोई महिला बीमा सखी योजना के तहत बीमा कारोबार शुरू करना चाहती है तो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम जानेंगे कि बीमा सखी योजना की चयन क्राइटेरिया क्या है, इसको विस्तार से जानेंगे। अच्छा देखिए, होता क्या है कि आप बीमा सखी योजना के तहत बीमा कारोबार शुरू कर देती हैं, तो बीमा सखी के रूप में काम करते रहने के लिए आपको क्या करना होगा, हम इस चीज़ को अगले टॉपिक के रूप में जानेंगे। इसके बाद इस वीडियो का जो 5वां टॉपिक होगा वह यह होगा कि हर वर्ष आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा, इसके विषय में डिटेल में बताया जाएगा। अच्छा देखिए, है क्या कि जब आप बीमा सखी बन जाती हैं तो इसके बाद आपको प्रति माह जो स्टाइपेंड मिलता है, उस स्टाइपेंड को पाने के लिए नियम क्या है, शर्तें क्या हैं, हम इसको विस्तार से जानेंगे। फिर इस वीडियो का 7वां टॉपिक होगा कि मान लीजिए कि आप बीमा सखी हो जाती हैं और अपना कारोबार शुरू कर देती हैं, तो क्या ऐसा भी कोई प्रावधान है कि आपकी जो स्टाइपेंड है इसको निरस्त कर दिया जाए। यानी कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए कि आप हर तरह के नियम और शर्तों को पूरा कर दें, उसके बावजूद भी क्या आपका जो स्टाइपेंड है वो निरस्त हो सकता है। अगर निरस्त हो सकता है तो किन कारणों से हो सकता है, इस वीडियो के 7वें टॉपिक के रूप में हम इस टॉपिक को जानेंगे, इस विषय को जानेंगे। वीडियो के आखिरी में हम बीमा सखी के कुछ सामान्य शर्तों को जानेंगे, लेकिन यह शर्तों को सिर्फ सामान्य सुनकर आप इसको इग्नोर न कीजिएगा, क्योंकि यह इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण विषय भी होगा। तो चलिए अब बारी बारी से एक एक टॉपिक को हम जानते हैं। एक बार फिर मैं आपसे यह कह देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो भी जानकारी दी जा रही है वह LIC ने बीमा सखी के लिए जो सर्कुलर निकाला हुआ है, इस वीडियो में जो भी जानकारी है उसी सर्कुलर के आधार पर दी जा रही है। तो चलिए अब सबसे पहले टॉपिक को हम शुरू करते हैं। और इस वीडियो का जो सबसे पहला टॉपिक है वह है बीमा सखी क्या है, बीमा सखी कहते किसको हैं। तो दोस्तों, जो जीवन बीमा सखी का कार्य है वह सामान्य जीवन बीमा अभिकर्ता के काम से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। वास्तव में मेरा ऐसा कहना उचित होगा कि यदि आप बीमा सखी बनती हैं तो आपका काम सामान्य जीवन बीमा एजेंट के ही तरह से होगा। मेरा ऐसा कहना गलत नहीं होगा। हालांकि बीमा सखी में और सामान्य जीवन बीमा एजेंट में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, और वह अंतर यह है कि जब एक सामान्य जीवन बीमा एजेंट किसी पॉलिसी को बेचता है तो उस बेची गई पॉलिसी पर उसको कमीशन मिलता है।
अब यदि मैं बीमा सखी के लिए बात करूं, तो यदि कोई बीमा सखी कोई जीवन बीमा पॉलिसी बेचती हैं तो उनको भी उनके द्वारा बेची गई पॉलिसी पर कमीशन मिलेगा, लेकिन इसके अलावा उनको 7,000 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड भी मिलेगा। हालांकि यह जो स्टाइपेंड है अलग अलग समय पर इसकी राशि अलग अलग है। वह क्या है उसको इसी वीडियो में हम अभी आगे डिस्क्लोज कर रहे हैं। फिलहाल के लिए आप यह मान के चलिए कि अगर आप बीमा सखी के लिए अप्लाई करती हैं और बीमा सखी बनती हैं तो आपको आपके द्वारा बेची गई पॉलिसी पर कमीशन तो मिलेगा ही, साथ में स्टाइपेंड भी मिलेगा। अब संभव है कि आपके मन में यह सवाल उठ रहा हो कि भारतीय जीवन बीमा निगम में कितने तरह के अभिकर्ता होते हैं। तो चलिए मैं आपके इस संशय का समाधान यहीं पर कर देता हूं। देखिए, एक तो अभिकर्ता होते हैं जिनको कि सामान्य अभिकर्ता कहते हैं, जिसके विषय में कि अभी अभी मैंने आपको बताया। दूसरे जो अभिकर्ता होते हैं उनको रूरल कैरियर एजेंट कहते हैं। रूरल कैरियर एजेंट के लिए कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, बशर्ते कि वह ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। ठीक इसी तरह से शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए सिटी कैरियर एजेंट का प्रावधान होता है। सिटी कैरियर एजेंट को भी स्टाइपेंड का प्रावधान किया गया है। और यह जो चौथा है बीमा सखी को भी स्टाइपेंड का प्रावधान है। तो इस तरह से भारतीय जीवन बीमा में कुल 4 तरह के अभिकर्ता होते हैं। अब आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम में बीमा सखी को क्या किसी और नाम से भी जानते हैं? तो उत्तर है कि हाँ, बीमा सखी को बीमा सखी तो कहते ही हैं, लेकिन साथ में महिला कैरियर एजेंट भी कहते हैं। और महिला कैरियर एजेंट का जो शॉर्ट नेम है वह होता है MCA। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जो जानकारी मैंने दिया है इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो हमारा यह चैनल, हमारी यह वीडियो और इस वीडियो का कमेंट सेक्शन आपका ही है। आप निसंकोच अपने प्रश्न इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब समझते हैं कि बीमा सखी के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं। तो बीमा सखी की पहली शर्त यह है कि इस योजना के लिए सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। यदि आप बीमा सखी के तहत आवेदन करना चाहती हैं तो आपकी उम्र 18 साल से लेकर 70 साल के बीच में होनी चाहिए। अब यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ऐसी महिला जिसने कम से कम कक्षा 10 की परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लिया है वह बीमा सखी योजना के तहत आवेदन कर सकता है। अब देखिए, यदि आप इसके लिए आवेदन करती हैं यानी बीमा सखी बनने के लिए आवेदन करती हैं तो आपको IRDA की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होगा। IRDA समय समय पर बीमा अभिकर्ताओं के लिए परीक्षाएं ऑर्गेनाइज करता है। उस परीक्षा में शामिल होना होगा और उस परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। आइए अब समझते हैं बीमा चयन की क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए, अगर आप बीमा सखी के सर्कुलर को देखती हैं तो बीमा सखी के सर्कुलर में जो पहली क्राइटेरिया दी गई है वह यह है कि वह व्यक्ति होना चाहिए। अब चलिए मैं इसको पढ़ता नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली इसका उत्तर बता देता हूँ। अमूमन आपने देखा होगा जैसे अगर आप बैंक में जाते हैं तो बैंक भी बीमा कंपनी की पॉलिसियों को बेचता है और ऐसे कई संस्थान होते हैं जो बीमा कंपनी की एजेंसी ले सकते हैं। तो बीमा सखी के लिए आवेदन एक व्यक्ति कर सकता है, कोई संस्थान नहीं कर सकता। दूसरी क्राइटेरिया यह है कि वह महिला ऐसी स्थिति में होनी चाहिए कि वह अपना समय और अपना ध्यान बीमा अभिकरण व्यवसाय के लिए दे सके। तीसरी क्राइटेरिया यह है कि वह महिला जो बीमा सखी के लिए आवेदन कर रही है वह पहले से कोई कारोबार न कर रही हो, कोई पेशा न कर रही हो। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी स्रोत से उसकी खुद की कमाई न हो रही हो। बीमा सखी बनने की जो अंतिम क्राइटेरिया है वह यह है कि वह भारत की नागरिक होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि यदि आप बीमा सखी बनना चाहती हैं तो आप इसका आवेदन कैसे कर सकती हैं। तो देखिए, बीमा सखी बनने के लिए आप अपने नज़दीकी LIC की जो भी शाखा कार्यालय है वहां पर जाकर आवेदन कर सकती हैं, या फिर आप LIC के विकास अधिकारी से संपर्क करके, या फिर LIC के CLIA से संपर्क करके। CLIA का फुल फॉर्म होता है चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। या तो फिर आप विकास अधिकारी से संपर्क करके आप इसकी एजेंसी ले सकती हैं, मतलब बीमा सखी की एजेंसी के लिए अप्लाई कर सकती हैं, या फिर CLIA से मिलकर इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा जो LIC की ऑनलाइन वेबसाइट है www.licindia.in, आप यहाँ पर जाकर भी बीमा सखी के लिए आवेदन कर सकती हैं।
अब यदि आप अपने नज़दीकी किसी विकास अधिकारी या CLIA को ढूंढना चाहती हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं। उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने क्षेत्र के नज़दीक के जो भी विकास अधिकारी हैं या फिर जो CLIA हैं, आप उनके विषय में जानकारी ले सकती हैं। यदि आप विकास अधिकारी हैं या फिर CLIA हैं तो मैं आपसे यह कहूँगा कि यदि आप अपनी लिस्टिंग भी हमारी वेबसाइट पर देना चाहते हैं तो आप इसके लिए, मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ, आप हमें आवेदन कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी भी हम अपनी वेबसाइट के ऊपर शामिल कर लेंगे। तो चलिए मैं दो चीज़ों को अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखा देता हूँ। पहला चीज़ यह कि यदि आप विकास अधिकारी या फिर CLIA हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर अपनी डिटेल को लिस्टिंग करने के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, मैं बीमा सखी जो बनना चाहती हैं, जो आवेदन करना चाहती हैं, उनको मैं यह दिखा देता हूं कि आप अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहती हैं तो कैसे कर सकती हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने ब्राउज़र में और वहां पर हम आपको यह जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बीमा सखी के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है। तो आप अपने ब्राउज़र में गूगल के अंदर LIC बीमा सखी योजना लिखकर सर्च कीजिए। जैसे ही आप ऐसा लिखकर सर्च करती हैं आपको यह पहला लिंक मिल जाता है। आप इस लिंक पर क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। मैंने नए टैब में इसको ओपन करके रखा है। अब जब आप इसको थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करती हैं तो यहाँ पर देखिए क्लिक हियर फॉर बीमा सखी लिखा हुआ मिल जाता है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगी आपके सामने यह एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यह एक साधारण सा फॉर्म है। आप इस फॉर्म को, मुझे लगता है कि आप बड़े आसानी से भर सकती हैं। तो आप इस फॉर्म में सारा डेटा डालकर आप एंट्री कर दें, आपका आवेदन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसमें कहीं समस्या आती है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इस विषय में विस्तृत जानकारी पोस्ट कर देंगे। अब मैं बात करता हूं कि अगर आप LIC में विकास अधिकारी हैं या फिर CLIA हैं और आप अपनी लिस्टिंग हमारी वेबसाइट पर कराना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो यह भी कार्य बहुत आसान है। इसके लिए आप अपने डिवाइस में गूगल सर्च इंजन ओपन कर लीजिए और गूगल के सर्च बॉक्स में जीवन बीमा बाजार लोकेटर लिखकर सर्च कीजिए। आपको यह पहला लिंक मिल जाएगा। आप इस लिंक पर क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। जैसे ही यह लिंक आपके मोबाइल में ओपन होगा हमारी वेबसाइट का होम पेज आपको दिखाई देने लगेगा। इसमें एड्रेस बार पर जब सबसे लास्ट ऑप्शन आप देखते हैं तो यहाँ फ्री लिस्टिंग का ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यह फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है। आप इस फॉर्म को भर दें और जैसे ही यह फॉर्म आप भरते हैं हम आपसे संपर्क करेंगे और संपर्क करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल है इसको हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि यह कार्य आपके लिए भी आसान होगा। यदि आपको दिक्कत समझ में आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इस फॉर्म को कैसे भरना है इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन किसी अगली वीडियो में मैं प्रस्तुत कर दूंगा। चलिए एक बार फिर से हम अपने मूल टॉपिक पर चलते हैं। अब मुझे यह यकीन है कि आपके मन में यह सवाल होगा कि यदि हमको बीमा सखी के लिए आवेदन करना है तो किस किस तरह के दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए होता क्या है कि जब आप एक बार बीमा सखी के लिए आवेदन कर देती हैं तो आवेदन करने के लिए आयु प्रमाण पत्र आपको देना होता है। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र सबमिट करना होता है, फोटो पहचान पत्र देना होता है, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है और आपने जो विधिवत फॉर्म भरा है उसको भी आपको ब्रांच में जमा करना होता है। या फिर अगर आप विकास अधिकारी या CLIA से जुड़ रही हैं तो आप उनके पास अपने इस फॉर्म को जमा करेंगी। अब देखिए इसके लिए आप दस्तावेज क्या दे सकते हैं हम बता देते हैं आपको। सबसे पहला काम आप यह कर सकती हैं कि आप अपने हाई स्कूल का अंक पत्र उसकी छाया प्रति करवाकर आप इसको जमा कर सकती हैं। हाई स्कूल के अंक पत्र को जमा करने से आपका एज प्रूफ भी क्लियर हो जाता है और आपकी शैक्षणिक योग्यता का भी प्रमाण मिल जाता है। इसके बाद आप अपने आधार कार्ड की फोटो स्टेट कॉपी कराकर आप इसको जमा कर सकती हैं। आधार कार्ड में आपकी फोटो भी होती है, आपके निवास का पता भी होता है। तो जो आपका आधार कार्ड है यह आपकी फोटो पहचान पत्र के रूप में और निवास प्रमाण पत्र के रूप में, दोनों ही रूपों में इसको शामिल किया जा सकता है। इसके बाद आपको अपनी फ़ोटो लगानी होती है। फ़ोटो कितनी होती है इसका विवरण सर्कुलर में नहीं मिला है मुझे, तो जब आप विकास अधिकारी से या फिर CLIA से संपर्क करती हैं तो वह आपको इस विषय में विधिवत जानकारी दे देंगे। अब मान लीजिए कि आपने अपना आवेदन कर दिया। आवेदन करने के बाद अगला प्रोसेस ये होगा कि आपको IRDA के एग्जामिनेशन में बैठना होगा।
हालांकि इससे पहले आपको ट्रेनिंग दिलाई जाती है, जिसकी सूचना आपके विकास अधिकारी या फिर जो CLI है जिससे आप जुड़ रही हैं वह आपको इसकी सूचना देंगे। आपको वह ट्रेनिंग करनी चाहिए। ट्रेनिंग करने के बाद आप एग्जामिनेशन में शामिल होंगी। एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद फिर आपको अपने ब्रांच में ये जितने भी दस्तावेज हैं आपको फिर से सबमिट करने होंगे। जब आप यह सारे दस्तावेज अपने शाखा कार्यालय में आप जमा करती हैं या फिर आप अपने विकास अधिकारी या CLI जिसके तहत आपने अप्लाई किया हुआ है आप उनको दे देती हैं, तो आपको इंटरव्यू के विषय में कॉल किया जाता है। आपको इसकी सूचना दी जाती है कि आपका इंटरव्यू किस तारीख को होगा। जिस भी तारीख को आपका इंटरव्यू सुनिश्चित किया जाता है आपको उस तारीख को उस समय पर शाखा कार्यालय में आपको जाना होता है। और जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेती हैं तब आप बीमा सखी के रूप में अपना बीमा कारोबार शुरू कर सकती हैं। ऐसा करने के लिए आपकी शाखा कार्यालय आपको एक एजेंसी कोड अलॉट करती है और आपका यह जो एजेंसी कोड है आप जब तक बीमा कारोबार करेंगी तब तक यह एजेंसी कोड आपकी पहचान बना रहेगा। यानी अगर आप भारतीय जीवन बीमा निगम के ऑल ओवर इंडिया किसी भी शाखा में आप जाएंगी तो आपकी पहचान आपकी एजेंसी कोड होगी। चलिए अब हम अगले विषय पर चलते हैं। अब अगला टॉपिक यह है कि अगर हम बीमा सखी के तहत एजेंसी लेते हैं तो बीमा सखी बने रहने के लिए हमको करना क्या होगा। तो बीमा सखी के सर्कुलर के अनुसार 2 प्रमुख शर्तें हैं अगर आप बीमा सखी बने रहना चाहती हैं, और बीमा सखी को जो स्टाइपेंड मिलता है अगर आप उसको प्राप्त करना चाहती हैं तो आपको इन 2 शर्तों को पूरा करना होगा। इसमें पहली शर्त यह है कि आपको कम से कम 1 साल के अंदर 24 लोगों को बीमा पॉलिसी बेचनी होगी। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, आपको 24 लोगों को बीमा पॉलिसी बेचनी है। कहने का अर्थ यह है कि यदि आप किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक पॉलिसी बेच देती हैं तो ठीक है, वह पॉलिसी आपकी, जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी एक व्यक्ति को 2 पॉलिसी बेच दी तो नंबर ऑफ पॉलिसी तो आपके द्वारा 2 बेची जाएगी लेकिन उसको एक लाइफ माना जाएगा। तो इस तरह से आपको 24 अलग अलग लोगों को बीमा बेचना होगा। दूसरा चीज यह है, देखिए होता क्या है कि जब जीवन बीमा पॉलिसी आपके द्वारा बेची जाती है तो आपको कमीशन मिलता है, लेकिन इस कमीशन के साथ आपको बोनस कमीशन भी दिया जाता है। हालांकि जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट के साथ ही आपको यह बोनस कमीशन मिलना शुरू नहीं होगा। उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। आप अपने विकास अधिकारी या CLI से बात करेंगी तो वह इस विषय में विस्तृत जानकारी दे देंगे। तो है क्या कि आपको ये बोनस कमीशन छोड़कर सिर्फ आपका जो शुद्ध कमीशन होता है वह 1 साल के अंदर कम से कम 48,000 रुपये का कमीशन आपको, जो आप पॉलिसी बेचेंगी उससे आपको 48,000 रुपये का कमीशन मिलना चाहिए। यदि आप इन दोनों ही शर्तों को पूरा करती हैं तो अगले वर्ष में आप स्टाइपेंड की हकदार होंगी, यानी बीमा सखी बनी रहेंगी। और यदि आप इन शर्तों को पूरा नहीं करती हैं तो क्या होगा, अभी हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब हम समझते हैं कि यदि आप बीमा सखी बन जाती हैं तो आपको कब और कितना स्टाइपेंड मिलेगा। देखिए, जब आप बीमा सखी बन जाती हैं तो पहले एजेंसी वर्ष में आपको प्रति महीना 7-7 हजार रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। दूसरे एजेंसी वर्ष में आपको प्रति महीना 6,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है। शर्त यह है कि पहले 12 महीनों में आपने जितनी भी बीमा पॉलिसी सेल की होगी उसमें से 65% पॉलिसियाँ संगत महीने तक चालू अवस्था में रहनी चाहिए, इनफोर्स कंडीशन में रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर 2 कन्फ्यूज़न आपको होगा। पहला यह है कि पॉलिसियों का इनफोर्स होना क्या होता है, लैप्स होना क्या होता है, ये चीज़ें आपको समझना होगा। दूसरा, संगत महीना किसको कह रहे हैं, यह आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा। और तीसरा, एजेंसी वर्ष क्या होगा। अभी हम इन तीनों ही चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए, पहले साल आपको 7,000 रुपये प्रति महीना, दूसरे साल 6,000 रुपये प्रति महीने का स्टाइपेंड मिलेगा। अब जब आपकी एजेंसी तीसरे साल में चल जाती है तो तीसरे एजेंसी वर्ष में आपको प्रति महीना 5,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। लेकिन यहाँ भी शर्त यह है कि दूसरे साल में आपने जितनी भी बीमा पॉलिसी सेल की होगी उसमें से 65% पॉलिसियाँ चालू अवस्था में होनी चाहिए। अब चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं पॉलिसी का चालू अवस्था में रहने से क्या मतलब है। तो देखिए, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने जनवरी 2025 में कोई पॉलिसी आपने सेल की है और आप यह मान लीजिए कि आपने तिमाही विधि से किसी पॉलिसी को बेचा है। तो अगर कोई पॉलिसी तिमाही विधि से बेची जाती है तो उसकी जो प्रीमियम होती है हर 3 महीने पर जमा होगी।
तो अगर कोई पॉलिसी जनवरी 2025 में बेची गई तो उसकी प्रीमियम जो जमा होगी जनवरी महीने में, अप्रैल महीने में, जुलाई महीने में और अक्टूबर महीने में जमा होगी। अब देखिए दूसरी बात आती है एफयूपी की। एफयूपी का मतलब होता है फर्स्ट अनपेड प्रीमियम। अब जैसे मान लीजिए कि आपने किसी पॉलिसी को 28 जनवरी 2025 को सेल कर दिया, तो इस पॉलिसी की जो एफयूपी होगी वह होगी 28 अप्रैल 2025। और जैसे ही 28 अप्रैल 2025 की प्रीमियम अप्रैल महीना में क्लाइंट जमा कर देगा तो उसकी जो एफयूपी हो जाएगी वह हो जाएगी 28 जुलाई 2025। अब देखिए यहाँ पर जो लैप्सेशन से मतलब है या पॉलिसी के चालू अवस्था रहने से मतलब है वह यह है, खासतौर से बीमा सखी की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर किसी पॉलिसी की एफयूपी से यानी फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 6 महीने लगातार उसकी प्रीमियम जमा नहीं होती है तो उस पॉलिसी को लैप्स माना जाएगा, यानी यह माना जाएगा कि वह पॉलिसी चालू अवस्था में नहीं है। उम्मीद करता हूं कि यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। अगर कंफ्यूजन होता है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन आपका है, आप अपना प्रश्न निसंकोच पूछिएगा। चलिए अब मैं दूसरी बात करता हूं। दूसरी बात है संगत माह का, क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, अगर आप तीसरे वर्ष को ही देख लीजिए तो दूसरे साल में आपने जितनी भी पॉलिसी बेची होगी कम से कम 65% पॉलिसियां तीसरे संगत माह तक चालू अवस्था में रहनी चाहिए। तो संगत महीने से क्या मतलब है? सपोज दैट कि आपने जनवरी 2025 में किसी पॉलिसी को बेचा है, तो इस जनवरी 2025 का संगत माह होगा जनवरी 2026। अगर आपने किसी पॉलिसी को सपोज दैट कि नवंबर 2024 में सेल किया, नवंबर 2024 का संगत महीना नवंबर 2025 हो जाएगा, नवंबर 2025 का संगत महीना नवंबर 2026 हो जाएगा। यानी अगर इसको मोटे तौर पर कहा जाए तो यह कहा जा सकता है कि आप जो भी पॉलिसी सेल करती हैं उसके 1 साल की प्रीमियम जमा होनी चाहिए, तभी आप अगले साल में उस पॉलिसी को इनफोर्स कंडीशन में या चालू अवस्था में आप उस पॉलिसी को मान सकती हैं। अब तीसरा सवाल आपके मन में आ सकता है कि यह एजेंसी वर्ष क्या होता है। तो देखिए जीवन बीमा में या जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, जैसे बैंक कह लीजिए, पोस्ट ऑफिस कह लीजिए, LIC या लाइफ इंश्योरेंस की कोई भी कंपनी कह लीजिए, इसमें एजेंट के लिए एजेंसी वर्ष और अगर कंपनी के लिए देखा जाए या एजेंट के लिए भी कहा जाए तो वित्तीय वर्ष, ये दो चीजें बहुत मायने रखती हैं, एजेंसी वर्ष और वित्तीय वर्ष। तो यह दोनों क्या है, आइए बारी बारी से मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो देखिए जिस महीने में आप एजेंसी लेती हैं या जिस महीने में आपका अपॉइंटमेंट होता है, जैसे मान लीजिए आपने अभी आवेदन किया, इसके बाद आपने एग्जामिनेशन दिया, एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई कर लिया, एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद आपको जब एजेंसी कोड अलॉट होता है, तो जो आपका जिस महीने में आपका एजेंसी कोड अलॉट होता है उसको आपका एजेंसी मंथ कहा जाता है। और एजेंसी कोड अलॉट होने की तिथि से अगले 12 महीने के समय को आपका एजेंसी वर्ष कहा जाएगा। और ये जब तक आप जीवन बीमा कारोबार करेंगी तब तक आपके एजेंसी वर्ष को इसी हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा देखिए, एजेंसी वर्ष का जो मूल कैलकुलेशन होता है वो इसलिए किया जाता है कि आप अगले 12 महीने में आप क्या कारोबार कर रही हैं। देखिए हर जीवन बीमा एजेंट को एक मिनिमम बिजनेस क्राइटेरिया होती है। हालांकि बीमा सखी में स्टाइपेंड दिया जाता है तो उसकी जो बिजनेस क्राइटेरिया है ये थोड़ी सी ज़्यादा है। नॉर्मल एजेंट के लिए मिनिमम बिजनेस क्राइटेरिया कम होती है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बहुत पहले ही बना के रखा हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा तो मिनिमम बिजनेस क्राइटेरिया क्या होता है उसकी जानकारी आपको हो जाएगी। तो यह जो 12 महीना या यूं कहूं कि यह जो एजेंसी वर्ष है इसका जो मूल मकसद होता है वह यह कैलकुलेशन के लिए किया जाता है कि वह जो अभिकर्ता है, वह जो एजेंट है, उसने मिनिमम बिजनेस टारगेट कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। ठीक इसी तरह से जो आपका स्टाइपेंड होगा, स्टाइपेंड के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, इसका कैलकुलेशन एजेंसी वर्ष के आधार पर किया जाएगा। अब बात होती है वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो मुझे तो लगता है कि हर व्यक्ति वित्तीय वर्ष से या फाइनेंशियल ईयर से वाकिफ तो होगा ही होगा। देखिए वित्तीय वर्ष से मतलब होता है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच का जो समय होता है इसको हम फाइनेंशियल ईयर के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं LIC या जीवन बीमा की भाषा में अगर मैं कहूं तो इसकी उपयोगिता होती है कि आपने 1 साल में कितना टारगेट अचीव किया है, कितना बीमा आपने बेचा, कितनी पॉलिसियां आपकी लैप्स हो गई, आपने पूरे 1 साल में कितना कमीशन पाया है। देखिए अगर आप LIC की एजेंसी लेने जा रही हैं तो आने वाले समय में आप जो है क्लब मेंबर हो सकती हैं।
क्लब मेंबर के कई क्राइटेरिया होते हैं, कई टारगेट होते हैं। आप इस संदर्भ में अगर आप जानकारी लेना चाहेंगी तो हमारे चैनल पर यह भी जानकारी पहले से पोस्ट है, आप उसको देख सकती हैं कि कैसे क्लब मेंबर बना जाता है, उसकी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इन सभी चीज़ों का जो कैलकुलेशन किया जाएगा वह वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के आधार पर किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर मैंने जितनी भी जानकारी दी है वह सारी की सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, यदि आप बीमा सखी स्कीम के तहत बीमा कारोबार शुरू करना चाहती हैं तो यह जो जानकारी अभी मैं आपको देने जा रहा हूँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने ऑलरेडी बीमा सखी के तहत एजेंसी ले ली है, बीमा कारोबार शुरू कर दिया है, तब भी आपके पास यह जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप बीमा सखी के लिए आवेदन करने जा रही हैं तब भी यह जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपको यह पता नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपका स्टाइपेंड खतरे में पड़ जाएगा। तो चलिए मैं इस जानकारी को शुरू करता हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि यदि आप बीमा सखी के तहत आप एजेंसी ले लेती हैं तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए आपको हर महीने कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को पूरा करना होगा, उस काम को पूरा करना होगा। जैसे में जिस महीने में आप एजेंसी लेती हैं उस महीने में आपको कम से कम एक पॉलिसी सेल करना है और उस एक पॉलिसी से आपको कम से कम 2000 रुपये का कमीशन मिलना चाहिए, जिसमें कि बोनस कमीशन ऐड नहीं है। अब बोनस कमीशन क्या होता है आप अपने विकास अधिकारी या फिर CLIA से डिस्कस कर लीजिएगा, वो इसके विषय में डिटेल में आपको बता देंगे। तो आपको कम से कम एक पॉलिसी बेचना होगा और उस पॉलिसी से कम 2000 रुपये का कमीशन आपको मिलना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए आपने एक पॉलिसी सेल कर दिया, लेकिन अगर 2000 रुपये कमीशन आपको नहीं मिला है तब आप एक से अधिक पॉलिसी सेल करके 2000 रुपये का कमीशन आपको पाना ही होगा, तभी आपको अगले महीने में इस महीने का स्टाइपेंड मिलेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे और चौथे महीने में एक एक पॉलिसी आपको सेल करनी होगी और हर महीने कम से कम आपको 2000 रुपये का कमीशन लेना होगा। लेकिन जब आपकी एजेंसी 5वें महीने में होती है तब अगर आपको स्टाइपेंड लेना है तो उसके लिए कम से कम आपको 2 पॉलिसी सेल करनी होगी और इस 2 पॉलिसी से कम आपको 4000 रुपये का कमीशन लेना होगा। देखिए, किसी भी ऑप्शन में बोनस कमीशन इंक्लूड नहीं है। तो ठीक इसी तरह से 5वें महीने, 6वें महीने, 7वें महीने और 8वें महीने में प्रत्येक महीने में 2 अलग अलग लोगों का बीमा करना होगा और कम से कम हर महीने 4 हजार रुपये का कमीशन आपको लेना होगा। तो जब आप इतना काम करेंगी तभी आपको इस महीने का स्टाइपेंड मिलेगा। अभी देखिए, बहुत सारी कमाल की चीज़ें हैं, वो जानकारी अभी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक इसी तरह से जब आपकी एजेंसी 9वें महीने में पहुंचती है तब आपको कम से कम 3 लोगों को बीमा बेचना होगा और जब 3 लोगों को आप बीमा बेचते हैं तो कम से कम आपको 6000 रुपये का कमीशन इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 9वें महीने में 2 पॉलिसी सेल की और सपोज दैट कि 2 पॉलिसी से आपको 10,000 रुपये का कमीशन मिल गया। तो ऐसी कंडीशन में चूंकि आपने कमीशन का क्राइटेरिया तो पूरा कर लिया है, 10,000 रुपये आपको कमीशन मिल रहा है, लेकिन आपने जो नंबर ऑफ पॉलिसी सेल की है वह 2 है, इसके कारण से आपको जो स्टाइपेंड है वो नहीं मिलेगा। 9वें महीने का स्टाइपेंड आपको नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से सपोज दैट कि आपने 4 पॉलिसी सेल कर दी, लेकिन कमीशन सपोज दैट कि 5,999 रुपया हो गया, 1 रुपया कम है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। यानी कि दोनों ही क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना है। यानी कि 9वें महीने, 10वें महीने, 11वें और 12वें महीने में हर महीने 3 लोगों को बीमा बेचना होगा और कम से कम हर महीने 6 हजार रुपये का कमीशन आपको लेना होगा। जब आप इस क्राइटेरिया को पूरा करेंगे तभी आपको उस महीने का स्टाइपेंड मिलेगा, अदरवाइज आप स्टाइपेंड की हकदार नहीं होंगी। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक ये जो मैंने आपको ऑप्शन बताया है इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो मैं अभी जस्ट आपको जो आपके सवाल हैं मैं पहले ही उसका उत्तर दे देता हूं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक चीज़ें और समझ लीजिए। देखिए, जब आप यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो जो टोटल जीवन आता है वो 24 आता है और जो टोटल कमीशन आपको मिलता है वो 48,000 रुपये कमीशन हो जाता है। यानी कि 1 साल में आप 24 पॉलिसी सेल करती हैं और उससे आपको कम से कम 48,000 रुपये कमीशन कमाना होता है।
चलिए, अब यहाँ पर मैंने जितनी जानकारी दी है, इस जानकारी के तहत आपके मन में कई तरह के सवाल हो सकते हैं, तो उसका अनुमान लगाते हुए मैं पहले ही उसका जवाब आपके सामने रख देता हूँ। आपके मन में पहला सवाल यह हो सकता है कि मान लीजिए कोई बीमा सखी ऐसी है जो न्यूनतम जीवन संख्या दी गई है या जो न्यूनतम कमीशन का जो मापदंड दिया हुआ है, यदि इसमें से कोई भी या दोनों अगर वह पूरा नहीं करती है तो स्टाइपेंड का क्या होगा। तो देखिए, यदि कोई बीमा सखी इस मापदंड को पूरा नहीं करती है तो उस महीने का स्टाइपेंड उसको नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप यह जो न्यूनतम व्यवसाय किसी महीने के लिए जो दिया गया है, अगर आप उसको पूरा नहीं कर पाती हैं तो आपका उस महीने का जो स्टाइपेंड है वो डूब जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको समय दिया जाएगा। लेकिन एक एजेंसी वर्ष में, जैसे क्या है, आपने आज एजेंसी ली तो अगले 12 महीने के अंदर आपको 24 अलग अलग लोगों को बीमा बेचना है और कम से कम 48,000 रुपये का कमीशन पाना है। तो अगर किसी महीने आप काम नहीं कर पाती हैं तो अगले महीने आपको मौका रहेगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि पहले 12 महीने में पहले साल का जो कोटा है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। यदि आप उस कोटा को पूरा कर लेती हैं तो किसी महीने में अगर आपका गैप रहता है, आप काम नहीं कर पाती हैं, तो जिस महीने का आपका गैप रहेगा उस महीने का स्टाइपेंड आपको आगे जिस महीने में आप काम पूरा करेंगी उस महीने में आपको उसका स्टाइपेंड मिल जाएगा। अब देखिए, आपके अगले सवाल का मैं जवाब देता हूं। संभव है कि यह सवाल भी आपके मन में चल रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई बीमा सखी ऐसी है, उसने सपोज दैट कि 6 महीने तक रेगुलर अपना टारगेट अचीव करती रही, लेकिन 7वें महीने में कोई ऐसी कारण हो गया, कोई ऐसा दिक्कत हो गया कि वह काम नहीं कर पाती है। 7वें महीने में कम से कम उस बीमा सखी को 2 लोगों को बीमा बेचना है और कम से कम 4,000 रुपये का कमीशन लेना है। सपोज दैट कि 7वें महीने में किसी कारण से वह काम नहीं करती है और यह टारगेट पूरा नहीं कर पाती है, तो 7वें महीने का जो स्टाइपेंड होगा वो रुक जाएगा, वो उसको नहीं मिलेगा। अब 8वें महीने में क्या होगा? 8वें महीने में उसको फिर से 2 पॉलिसी बेचनी है और 4,000 रुपये का कमीशन लेना है। और सपोज दैट कि उस बीमा सखी ने थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत किया और 2 लोगों को बीमा बेचने की बजाय उसने 4 लोगों को बीमा बेच दिया और जो 4,000 रुपये का कमीशन लेना था उसकी बजाय उसको 8,000 रुपये का जो कोटा है उसने पूरा कर लिया। मतलब उसको 8,000 रुपये का ये जो 4 पॉलिसी बेची है इसके कारण उसको 8,000 रुपये का कमीशन मिल जाएगा। तो नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि जो भी आप ज़्यादा पॉलिसी बेचेंगे, सबसे पहले जिस महीना में आप काम कर रहे हैं उस महीने का कोटा पूरा होगा। फिर उल्टे क्रम में, जैसे 7वें महीने का आपने कोटा पूरा कर लिया और 7वें महीने के कोटा पूरा करने के बाद आपने कुछ ज़्यादा काम किया है, तो जो ज़्यादा काम किया है उल्टे क्रम में, जैसे मान लीजिए कि आपने 7वें महीने में काम नहीं किया था, तो जो ज़्यादा आपने काम किया है वो उल्टे क्रम में भरता हुआ चला जाएगा। अच्छा, चलिए हम ये मान लेते हैं कि आप में से कोई एक ऐसी बीमा सखी हैं जिनका कि संपर्क बहुत अच्छा है, लोगों को अच्छा जानती हैं, अच्छा बीमा कारोबार कर सकती हैं, और सपोज दैट कि उन्होंने पहले ही महीना मेहनत किया और उन्होंने 24 लोगों को बीमा बेच दिया और ये जो 48,000 रुपये का कमीशन है इन्होंने पहले महीना ही इकट्ठा कर लिया, तो क्या होगा? तो क्या उनको पूरे साल स्टाइपेंड मिलता रहेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मान लीजिए कि आपने अपने एजेंसी के शुरुआती महीने में ही अगर आपने पूरे साल का काम पूरा कर लिया है, तो जिस महीना में आपने काम किया होगा उस महीने का स्टाइपेंड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आगे के जितने महीने आपके खाली हैं उस महीनों में कम से कम आपको एक पॉलिसी, यानी किसी भी एक पॉलिसी को सेल करना आपके लिए जरूरी होगा। अब वहाँ पर आप इस चीज़ से तो मुक्त रहेंगे कि आपको जो 24 लोगों को पॉलिसी बेचना है या 48,000 रुपये का कमीशन लेना है, इस टारगेट को तो आप पहले ही पूरा कर चुकी हैं, तो इस टारगेट में आप नहीं रहेंगी। लेकिन हाँ, कम से कम एक पॉलिसी आपको सेल करनी जरूरी होगी। अगर आप एक पॉलिसी सेल करेंगी तभी आपको स्टाइपेंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसके बाद यदि कोई बीमा सखी अपने एजेंसी वर्ष के किसी एक महीने में एक भी पॉलिसी अगर सेल नहीं करती है, तो जिस महीने में वह पॉलिसी सेल नहीं करेगी उस महीने में उसको उसका स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा, और यदि कन्फ्यूज़न होता है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन आपका है, निसंकोच आप अपने सवाल हमसे पूछ सकती हैं। अब चलिए एक महत्वपूर्ण विषय को और भी बता देता हूँ। विषय यह है कि मान लीजिए आप बीमा सखी के तहत एजेंसी ले लेती हैं, आप अपना बीमा कारोबार शुरू कर सकती हैं, तो क्या आपका स्टाइपेंड समाप्त हो सकता है, निरस्त किया जा सकता है?
तो उत्तर है कि हाँ, निरस्त किया जा सकता है। आपका स्टाइपेंड कब और किन कारणों से समाप्त हो सकता है, आइए इसको बता देते हैं। देखिए, अभी तक मैंने आपको जितने भी नियम बताए हैं, जब तक आप इन नियमों का पालन करेंगी आपको आपका स्टाइपेंड मिलता रहेगा। दूसरा नियम क्या है, आपको जो यह स्टाइपेंड है अधिकतम 3 सालों तक मिलेगा, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। और जैसे ही आपका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका स्टाइपेंड मिलना बंद हो जाएगा, यानी यह जो स्टाइपेंड है सिर्फ 3 सालों के लिए है, 3 सालों तक मिलता रहेगा। इसके बाद तीसरा कारण यह है कि किसी भी कारण से अगर आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है, तो एक बार अगर आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो गई तो इसका मतलब यह है कि आपको कमीशन अब मिलेगा ही नहीं। लेकिन एजेंसी टर्मिनेशन के बाद आप अपनी एजेंसी को अप्लाई करती हैं और फिर से रिवाइव करा लेती हैं, तो आप एक सामान्य एजेंट की तरह से काम कर सकती हैं, आप स्टाइपेंड की हकदार नहीं होंगी। अब चलिए बीमा सखी के लिए कुछ जो सामान्य नियम है मैं उसको भी बता देता हूं। देखिए, पहला जो सामान्य नियम है वह यह है कि आप जब बीमा सखी के तहत काम शुरू करती हैं तो आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप भारतीय जीवन बीमा निगम में कर्मचारी के रूप में काम शुरू करेंगी। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम यह कहता है कि अगर आप पहले से जीवन बीमा कारोबार कर रही हैं तो फिर आप बीमा सखी के तहत आवेदन नहीं कर सकती हैं। तीसरा नियम यह कहता है कि यदि आप भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ता हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम की कर्मचारी हैं, या फिर आप भारतीय जीवन बीमा निगम के डॉक्टर हैं, या आपके परिवार के सदस्य इन तीनों में से हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप बीमा सखी के तहत आवेदन नहीं कर सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए, रिश्तेदारों का मतलब यह है कि माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी और जो ससुराल पक्ष के निकटतम सदस्य होते हैं उनको इस श्रेणी में रखा गया है, वह इस स्कीम के तहत आवेदन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, निगम के ऐसे कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं या LIC के ऐसे एजेंट जो अपना कार्य बंद कर चुके हैं, वह भी इस योजना के तहत यानी बीमा सखी योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी आपको दी है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। हालांकि मैंने अपनी ओर से यह प्रयास किया है कि आपके संभवतया जितने भी प्रश्न हो सकते हैं मैं उनका सलूशन भी कर दूं, लेकिन बावजूद इसके अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, हमारा चैनल, हमारी यह वीडियो और इस वीडियो का कमेंट सेक्शन आपका है। आप अपने सवाल निसंकोच हमसे हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने अनुभव वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। यदि आप जीवन बीमा विषय से संबंधित इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइज़र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं और इस वादे के साथ समाप्त करता हूं कि बहुत जल्द अगली वीडियो में फिर से आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय सिया राम जी।